आज से लगभग 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस का जन्म अफ्रीका में हुआ था। 3 लाख साल पहले ही क्यों? क्योंकि नॉर्थ अफ्रीका के मोरक्को में एक 3 लाख साल पुराना फॉसिल मिला जबेल अरहूद में, जो ये बताता है कि आज के हम जो मनुष्य हैं होमो सेपियंस, वो 3 लाख साल पहले आज से लगभग इवॉल्व हो गए थे अफ्रीका में। जब उस स्कल का अध्ययन किया गया तो पाया गया उसके फीचर्स आजकल के ह्यूमन से बहुत ज्यादा मिलते हैं। बिल्कुल आजकल के ह्यूमन के तरह ही ग्लोबुलर हेड, वॉल्टेड फोरहेड, प्रोमिनेंट नोज ब्रिज जैसे बहुत सारी चीजें। फिर अफ्रीका में ही बहुत सारे और भी फॉसिल्स मिले। अपने एवोल्यूशन की शुरुआत से लेकर लगभग 2.5 लाख साल तक, मतलब 2,30,000 साल तक होमो सेपियंस जो आजकल के हम ह्यूमंस हैं वो अफ्रीका में ही रहे। ये बात हमें कैसे पता लगी है? ये बात हमें ऐसे पता लगी है कि पृथ्वी के किसी भी कोने पर साइंटिस्ट को होमो सेपियंस के, मतलब आजकल के जो हम ह्यूमंस हैं, कहीं पर भी 2-2.5 लाख साल पुराने फॉसिल्स नहीं मिले हैं, केवल और केवल अफ्रीका में मिले हैं। जो ये बात पुख्ता कर देता है कि होमो सेपियंस अफ्रीका से ही जन्मे और लगभग 2.5 लाख साल तक अपने एवोल्यूशन के समय से होमो सेपियंस अफ्रीका में ही रहे। लेकिन आज से 70,000 साल पहले होमो सेपियंस अब अफ्रीका को छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे और अफ्रीका को छोड़कर वो दूसरे कॉन्टिनेंट में भी माइग्रेट होने लगे थे, जैसे वेस्ट एशिया वगैरह, मिडिल ईस्ट वगैरह में। ये बात हमें कैसे पता लगी है? ठीक वैसे ही फॉसिल रिकॉर्ड से। लेकिन जब होमो सेपियंस अफ्रीका को छोड़कर माइग्रेट करने लगा था ना, तो उसके जीन्स में, क्योंकि बहुत साल हो गया था जब से होमो सेपियंस इवॉल्व हुए हैं, आज से 3 लाख साल पहले उनके जीन्स में थोड़े म्यूटेशन, थोड़े बदलाव होते रहे हैं परिवेश के अकॉर्डिंग। अपने सरवाइव करने की क्षमता को लेकर भिन्न परिवेशों के आधार पर उनके जीन्स में बदलाव भी होते आए हैं। और यही जो जीन्स में बदलाव हुए हैं ना, इसी की वजह से ही ह्यूमन के लुक्स में बदलाव आया है। इसी जीन्स की वजह से ही मनुष्य भिन्न प्रकार के परिवेशों में, या कहिए कि अलग अलग टाइप के भौगोलिक स्थितियों को झेल पाने में सक्षम हो पाया है। इसीलिए जब भी हम ये जानेंगे कि होमो सेपियंस इवॉल्व कैसे हुए हैं और कैसे वो पूरे के पूरे प्लैनेट अर्थ पर फैल गए हैं, हमें साथ ही साथ ये भी जानना पड़ेगा कि अफ्रीका से निकले होमो सेपियंस में कौन कौन से जेनेटिक म्यूटेशन हुए हैं, कौन कौन से जेनेटिक बदलाव आए हैं उनमें, जिसके कारण से आज वो कहीं पर गोरा हो गया है, तो कहीं पर छोटी छोटी आंखों वाला, कहीं पर काला रह गया है, कहीं पर नाटा रह गया है। ये सारी की सारी बात जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक शब्द ध्यान से सुनना है, वो शब्द है हैप्लोग्रुप। क्योंकि इसी हैप्लोग्रुप से ही हम ये जानेंगे कि मनुष्य में कौन कौन से जेनेटिक बदलाव हुए हैं और उन्हें कैटेगराइज कैसे किया गया है। तो शुरुआत करते हैं ये जानकर कि हैप्लोग्रुप होता क्या है। देखिए, मान लीजिए आज से कुछ हजार साल पहले एक होमो सेपियंस था, उसके जीन्स में बदलाव आ गए, मतलब उसके जीन में म्यूटेशन होता है। अब उसके जीन में चूंकि म्यूटेशन हो चुका है, अब वो जो भी बच्चों को पैदा करेगा, ठीक वही जेनेटिक म्यूटेशन उसके बच्चों में भी होगा। फिर वो बच्चे जब अपने बच्चों को पैदा करेंगे तो उसमें भी वो जेनेटिक म्यूटेशन होगा। इसी तरह करते करते ये जेनेटिक म्यूटेशन आगे की पीढ़ी पे ट्रांसफर होता जाएगा। जब कई सारे लोगों में उनके जीन्स में सिमिलर एक ही प्रकार का जेनेटिक म्यूटेशन पाया जाए, जो कि किसी एक खास एंसेस्टर यानी पूर्वज से पास ऑन होता हो अपने संततियों में, तो इस प्रकार के जेनेटिक म्यूटेशन को हैप्लोग्रुप कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक हैप्लोग्रुप का सदस्य है, कुछ हजार सालों में जब उसमें जेनेटिक म्यूटेशन होता है तो वो एक नया हैप्लोग्रुप समूह बना देता है। अब जब वो नए संतानों को जन्माएगा तो उसमें उसका जेनेटिक म्यूटेशन ट्रांसफर होगा। इसी तरीके से पृथ्वी पर न जाने कितने हैप्लोग्रुप हैं जो किसी एक खास प्रकार के जेनेटिक म्यूटेशन को कैरी किए हुए हैं। और ये बात केवल ऐसा नहीं है कि पिता से बेटों में ही ट्रांसफर होता है, बल्कि फीमेल्स में भी ऐसा ही होता है। उनमें भी कुछ स्पेसिफिक हैप्लोग्रुप होते हैं जो वो अपने बच्चों में ट्रांसफर करती हैं। बट आदमी और औरत के हैप्लोग्रुप में बहुत अंतर होता है। मुझे लगता है हैप्लोग्रुप आप अच्छे से समझ गए हैं, लेकिन कोई अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उसमें माता पक्ष का हैप्लोग्रुप जानना और पिता पक्ष का हैप्लोग्रुप जानना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और इसके लिए हमें शुरुआत से जानना पड़ेगा कि एक स्पर्म एक महिला के एग को फर्टिलाइज कैसे करता है, और महिला अपना जीन्स बच्चे को कैसे देती है, और पुरुष अपना जीन्स अपने बच्चे को ट्रांसफर कैसे करता है।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग है ये, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एक स्पर्म की संरचना देख लेते हैं। पुरुष के द्वारा दिया हुआ जो स्पर्म होता है उसमें 3 भाग होते हैं। आगे एक हेड होता है, बीच में एक नेक होता है जिसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो स्पर्म को तैरने के लिए एनर्जी बनाते हैं। इसी स्पर्म के नेक में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया और स्पर्म के सबसे पीछे होता है एक पूंछ फ्लैजेला जो तैर कर स्पर्म को एग तक ले जाने में मदद करती है। देखिए, जब एक स्पर्म फर्टिलाइजेशन के समय जब एग तक पहुंचता है और फर्टिलाइज होता है तो स्पर्म से केवल और केवल स्पर्म का जो आगे वाला हिस्सा है जो हेड होता है वही महिला के एग तक पहुंचता है। ये जो बीच का नेक वाला भाग है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ये जो पूंछ होती है वो कभी भी महिला के एग तक नहीं पहुंचता है और इसी स्पर्म के हेड में ही मौजूद होता है वो डीएनए, वो कह सकते हो जेनेटिक मटेरियल जो पिता अपने आने वाले संतति को ट्रांसफर करता है। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए होता है, वो केवल और केवल सेल के न्यूक्लियस में ही नहीं होता है बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है जो कि बच्चों के अंदर माता पिता से मिलता है लेकिन पिता से नहीं मिलता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, स्पर्म जब तैरकर एग से फर्टिलाइज होता है तो स्पर्म के जो नेक वाले भाग में, जो मिडिल भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एग तक पहुंचता ही नहीं है। इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी, मतलब पिता से मिला हुआ माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी एग से फ्यूज होकर बच्चे में नहीं जाता है। लेकिन जब स्पर्म एग से फ्यूज होकर फर्टिलाइज होता है तब अंडे में जो मौजूद, मतलब एग में मौजूद जो कि महिला के अंदर है, उसमें मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया आगे बच्चे से ट्रांसफर होता ही है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक महिला के एग के न्यूक्लियस में मौजूद जो डीएनए के मटेरियल है वो तो बच्चे में ट्रांसफर होता ही होता है, प्लस महिला के एग में मौजूद जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर का डीएनए भी माता से बच्चे के अंदर ट्रांसफर होता है। मतलब दो जेनेटिक मटेरियल माता से बच्चे के अंदर ट्रांसफर होता है और पिता से केवल जो न्यूक्लियस में मौजूद जेनेटिक मटेरियल है बस वो ट्रांसफर होता है। और यहीं से सारी गुत्थी अब उलझना शुरू होगी आपके लिए। मतलब देखिए क्या होता है, पिता से आया हुआ जेनेटिक मटेरियल और माता के एग में मौजूद जो न्यूक्लियस का डीएनए है वो आपस में रिकम्बाइंड होकर एक यूनिक जेनेटिक मटेरियल तैयार करते हैं जो कि बच्चे में ट्रांसफर होता है। बट जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए रहता है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जस का तस बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है। अब देखिए, अगर पिता से वाई क्रोमोसोम बच्चे में जाता है तो बच्चा मेल होगा और अगर एक्स क्रोमोसोम बच्चे के अंदर जाता है तो बच्चा फीमेल होगा। देखिए, जब भी एक पुरुष से वाई क्रोमोसोम अपने बच्चे में ट्रांसफर होता है तो दरअसल क्या होता है कि वाई क्रोमोसोम दरअसल पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत ज्यादा नहीं बदलता है, उसमें बहुत ज्यादा म्यूटेशन नहीं होता है। इसीलिए किसी भी पुरुष के वाई क्रोमोसोम का अध्ययन करके ये पता लगाया जा सकता है कि उसके पूर्वज कौन है, कहां से आए हैं और वो किस स्पेसिफिक हैप्लोग्रुप से संबंध रखता है। और वही जो एक्स क्रोमोसोम है जो केवल लड़कियों में होता है, 2 एक्स क्रोमोसोम मिलकर ही लड़की का निर्माण करते हैं, माता से और पिता दोनों से एक्स क्रोमोसोम। वो एक्स क्रोमोसोम जो पिता से आता है वो कभी भी सेम नहीं होता है, उसमें बदलाव होते रहते हैं। और कभी भी किसी लड़की के एक्स क्रोमोसोम का अध्ययन करके उसके पिता पूर्वज के बारे में कभी भी पता नहीं लगाया जा सकता है, उसके पूर्वज कहां से आए हैं ये बात कभी पता नहीं लग सकती है। बट एक चीज है जो कि एक लड़का और एक लड़की में फिक्स है, वो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो कि केवल माता से मिलता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का अध्ययन करके ये पता लगाया जा सकता है कि उसकी माता कहां से है और उसकी माता किस स्पेसिफिक हैप्लोग्रुप से संबंध रखती है। अब यहीं से जानना शुरू होता है। जब भी हम किसी व्यक्ति का एंसेस्ट्री जानना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि उसके पूर्वज हजारों साल पहले, आज से 70-80 हजार साल पहले कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। अगर हमें ये जानना है तो हमें माता पक्ष से एक हैप्लोग्रुप जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैप्लोग्रुप जानना पड़ेगा और पिता पक्ष से वाई क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप को जानना पड़ेगा, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। लड़कियों में वाई क्रोमोसोम नहीं होता है, इसलिए कभी भी लड़कियों का पिता पक्ष की जानकारी नहीं मिल सकती है। वाई क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप उनमें पता नहीं लगाया जा सकता है। इसीलिए जब भी ये जानना है कि किसी के पूर्वज कहां से आए हैं, किस हैप्लोग्रुप से संबंध रखते हैं, इवन आज से 70-80 हजार साल पहले, 1 लाख साल पहले भी वो कहां थे, ये जानना है तो 2 हैप्लोग्रुप, माता पक्ष से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैप्लोग्रुप जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद डीएनए होता है, जो कि एक लड़की और एक लड़का दोनों में पता लगाया जा सकता है, और लड़कों में वाई क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप का पता लगा के
जो कि केवल पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। यहीं से हम जानना शुरू करेंगे कि ह्यूमन कैसे माइग्रेट हुआ है पूरे के पूरे प्लेनेट अर्थ पर, और इस समय इस दुनिया में कितने हैप्लो ग्रुप हैं, पिता पक्ष से और माता पक्ष से दोनों ही तरफ से, और अभी भारत में कौन कौन हैप्लो ग्रुप रहते हैं। मजा आ जाएगा आपको जानकर, सच बता रहा हूँ। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। अब चलिए थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिए। ये इमेजिन कीजिए कि आपके पिता के पिता के पिता के पिता कौन है। ऐसे हजारों हजारों साल पीछे जाइए, इतना पीछे जाइए कि कोई एक कॉमन एंसेस्टर हमें मिल जाए जिसका जीन, जिसका डीएनए म्यूटेशन या कहिए जिसका हैप्लो ग्रुप आज हम जितने भी ह्यूमंस हैं प्लैनेट अर्थ पर, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो इंडिया में हो, यूरोप, अमेरिकाज, एशिया, कहीं पर भी हो, सब में वो जेनेटिक म्यूटेशन या कहिए वो जीन प्रेजेंट हो उस खास एंसेस्टर का, उस खास होमोसेपियंस का जिसके हम सभी वंशज हों। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो होमोसेपियंस धरती का पहला होमोसेपियंस हो, बट बस इतना होना चाहिए कि वो होमोसेपियंस का जीन आजकल के जितने भी ह्यूमंस हैं सब में होना चाहिए। साइंटिस्ट के मन में भी यही बात जगी और उन्होंने धीरे धीरे इस बात का अध्ययन करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने दुनिया भर के सारे आदमियों के वाई क्रोमोसोम का अध्ययन करना शुरू कर दिया तो पाया कि इस प्लैनेट अर्थ पर जितने भी आदमी हैं, अगर हम सभी के पिता के पिता के पिता को इसी तरीके से उनके जीन से ट्रेस करना शुरू कर देंगे तो लगभग आज से 2,30,000 साल पहले या इसी टाइम फ्रेम के अराउंड एक ऐसा होमोसेपियंस मिलता है साइंटिस्ट को, जिसे साइंटिस्ट कहते हैं कि ये पैट्रिलिनियल मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर है हम ह्यूमंस का, और इसे साइंटिस्ट नाम दे दिए हैं वाई क्रोमोसोमल एडम का। देखिए क्रिश्चियनिटी में क्या है, ऐसा माना जाता है कि दुनिया का जो पहला ह्यूमन है या कहिए पहला जो मेल है वो एडम है। इसीलिए इस बात से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने इस पैट्रिलिनियल मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर का नाम वाई क्रोमोसोमल एडम रख दिया है। हालांकि ये बात प्रूफ ये नहीं करता है कि एडम जैसा कोई कैरेक्टर आज से लाखों साल पहले प्लैनेट अर्थ पर जीता था, बट ये क्यों रखा गया ईमानदारी से बताऊं तो मुझे भी नहीं पता है। साइंटिस्ट क्यों इतना क्रिश्चियनिटी से प्रभावित हैं मुझे नहीं पता है। शायद जो जिस कल्चर में रहता है उससे प्रभावित बहुत ज़्यादा होता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो वाई क्रोमोसोमल एडम है 2,30,000 साल पहले से भी प्लैनेट अर्थ पर मौजूद था। कोई तो इसे 4 लाख या 5 लाख साल पुराना भी बताते हैं, बट अभी भी इस पर बहस जारी है क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ना इन सब चीज़ों को ट्रेस करना। देखिए वाई क्रोमोसोमल एडम के बारे में तो हमने जान लिया है, जो ये बताता है कि इस प्लैनेट अर्थ पर जितने भी मेल्स हैं उन सबका एक कॉमन एंसेस्टर है, जो कि यही है वो वाई क्रोमोसोमल एडम। लेकिन फीमेल्स की बात अभी तक हमने नहीं जाना है। चलिए अब फीमेल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही ये बताया है कि कभी भी किसी फीमेल के एक्स क्रोमोसोम का अध्ययन करके उसके मेल एंसेस्टर का पता नहीं लगाया जा सकता है, बट उसके माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। इनफैक्ट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से मेल और फीमेल दोनों के फीमेल पूर्वज के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसी तरीके से जब हम व्यक्ति के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का अध्ययन करने लगे, मतलब साइंटिस्ट ने, तो हमारी माता के माता के माता के माता का मतलब हजारों साल पीछे चले जाओ और वो एक कॉमन फीमेल जिसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हम सभी ह्यूमंस के अंदर है, जो आज अभी प्लैनेट अर्थ पर जी रहे हैं, वो कॉमन एंसेस्टर, वो फीमेल आज से लगभग 2,30,000 साल से लेकर लगभग 1 लाख साल पहले तक ये प्लैनेट अर्थ पर जिया करती थी। अब इसी का ही माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पूरे ह्यूमैनिटी में फैली हुई है। इसे कहा जाता है मैट्रिलिनियल मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस, जिसे साइंटिस्ट नाम दे दिया है माइटोकॉन्ड्रियल ईव का। अब जो लोग क्रिश्चियनिटी के बारे में जानते होंगे वो ये भी जानते होंगे कि जो ईव है ये एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है क्रिश्चियनिटी में। क्रिश्चियनिटी क्या, पूरे के पूरे इब्राहिमिक रिलीजन में माना जाता है कि यही ईव ही बाइबल के अकॉर्डिंग धरती की पहली महिला थी। अब साइंटिस्ट मैं फिर कह रहा हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं पता नहीं, बाइबल से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि आजकल के जितने भी ह्यूमंस हैं वो डायरेक्टली डिसेंडेंट हैं इस पैट्रिलिनियल मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर की,
जिसे वाई क्रोमोसोमल एडम भी कहते हैं, और इस मैट्रिलिनियल मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर जिसे माइटोकॉन्ड्रियल ईव कहते हैं। लेकिन ये दोनों एक टाइम फ्रेम पे जिंदा नहीं थे, दोनों का टाइम फ्रेम अलग अलग है, बस दोनों का जीन्स हम कैरी किए हुए हैं। अब यहीं से हम जानना शुरू करेंगे कि ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए और वो प्लैनेट अर्थ के डिफरेंट पार्ट में कैसे माइग्रेट हो गए हैं। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों ही एक हाइपोथेटिकल कैरेक्टर हैं। अध्ययन में ऐसा पाया गया है, ऐसा कोई स्पेसिफिक था नहीं। साइंटिस्ट का मानना है कि जब हम पीछे जाते जाएंगे तो एक कॉमन एंसेस्टर मिलेगा, मेल और फीमेल दोनों का। खैर छोड़ो ये सब बात, मुझे लगता है कि आप इतना तो समझ ही गए होंगे, बिल्कुल साधारण सी बात है। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ और वो कैसे कैसे अलग अलग जातियों में हैप्लोग्रुप के परिप्रेक्ष्य में मैं बोल रहा हूँ और कैसे वो पूरे प्लैनेट अर्थ पर छा गया। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम करेंगे ये जानकर कि पुरुषों का जो हैप्लोग्रुप है, वाई क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप, वो कैसे इवॉल्व हुआ डिफरेंट हैप्लोग्रुप में और कैसे पूरे प्लैनेट भर में छा गया। तो चलिए जानते हैं। आज से 3 लाख साल पहले अप्रॉक्सीमेटली होमोसेपियंस इवॉल्व हुए। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति आया और अचानक से होमोसेपियंस को इवॉल्व कर दिया, नहीं, बहुत ही ग्रेजुअली धीरे धीरे ह्यूमन इवॉल्व हुए। 70 लाख साल पहले लगभग होमिनिन इवॉल्व हुए थे, चिंपैंजी, बोनोबो और गोरिल्ला जैसे एप से अलग होकर। फिर बहुत सारे होमिनिन के प्रजातियां इवॉल्व हुई, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, आर्डिपिथेकस, बहुत सारी चीज़ें। मैंने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्री टाइप एक वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे जब एप का एवोल्यूशन हुआ तब एप, यही जो होमिनिन है, उसमें कुछ ऐसे बदलाव आ गए जिससे उसका ब्रेन का साइज बढ़ गया, लगभग 1400 सीसी तक बढ़ गया। फोरहेड वॉल्टेड हो गया, मतलब फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप्ड हो गया। अब वो सोच सकता था, जो भी चीज़ें देखता उसे अपने ब्रेन में स्टोर करता, 5 सेंसेस से जो भी इंफॉर्मेशन लेता उसे अपने ब्रेन में स्टोर करता, उसे अपने अनुसार एडजस्ट करके कल्पना कर सकता था और उसी के अकॉर्डिंग टूल को यूज़ कर सकता था। ग्लोबुलर हेड था, सीधा तनकर खड़ा हो सकता था, बहुत सारी चीज़ें। ये सब 3 लाख साल पहले हुआ। और 3 लाख साल पहले का होमोसेपियंस रहता था ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के क्षेत्र में, जैसे कीनिया, इथियोपिया और साउथ अफ्रीका वाले इलाके में। अब देखिए, ये जो अर्ली ह्यूमन था जो ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका वाले इलाके में रहता था, उसका जो हैप्लो ग्रुप था वो था हैप्लो ग्रुप ए। जितने भी ह्यूमंस इस प्लैनेट अर्थ पर रह रहे हैं उसमें से पहला हैप्लो ग्रुप है हैप्लो ग्रुप ए, जो कि आज से लगभग 2.5 लाख साल पहले इमर्ज हुआ था। अच्छा, आज के डेट में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके अंदर हैप्लो ग्रुप ए प्रेजेंट है? चलिए ये भी जान लेते हैं पहले। सदर्न अफ्रीका में एक ट्राइब है खोइसान पीपल। ये जो खोइसान पीपल हैं, इस प्लैनेट अर्थ पर प्रेजेंट टाइम में ऐसी ट्राइब है जिसके अंदर हैप्लो ग्रुप ए है। हैप्लो ग्रुप में उनका सबसे पुराना हैप्लो ग्रुप ए है उनका। इनमें भी सब ट्राइब होती हैं, सान और नामा नाम की, उनमें भी ये हैप्लो ग्रुप ए पाया जाता है। इसके साथ साथ सेंट्रल अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका में भी कुछ ऐसी जगहें हैं नील नदी के आसपास जहाँ पर दुनिया का सबसे पुराना हैप्लो ग्रुप ए पाया जाता है। ये केवल अफ्रीका में पाई जाती है। यही सब कारण है जिसके आधार पर वैज्ञानिकों ने ये बताया था कि अफ्रीका से ही ह्यूमैनिटी चालू हुई थी। देखिए, एक टर्म है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे शॉर्ट में कहते हैं SNP। जब किसी खास जीन के किसी एक न्यूक्लियोटाइड में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए अलग अलग पॉपुलेशन में, और जैसे मान लीजिए वो खास जीन जो है किसी खास प्रकार के फिनोटाइप को प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार है, तो पॉपुलेशन में उस जीन के वेरिएशन के कारण से अलग अलग फीचर्स देखने को मिलेंगे व्यक्ति के बॉडी में। जैसे किसी की नाक चौड़ी होगी, किसी की नाक पॉइंटी होगी, बहुत सारी बातें। ये होता है जीन के किसी एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाने के कारण से। ये जो हैप्लो ग्रुप ए है, इसमें SNP M91 में म्यूटेशन हुआ। इसमें DNA के एक खास सीक्वेंस में बदलाव हुआ है जिसे M91 नाम से मार्क कर दिया गया है। वो M91 इसका मार्कर है। अगर किसी भी DNA में M91 पर म्यूटेशन पाया जाता है तो उसे हैप्लो ग्रुप ए कहा जाता है। ये समझाना कठिन है क्योंकि ये जेनेटिक्स की बात है, आगे हम उसको भी जानेंगे, बट पहले हमें
कंफ्यूज नहीं होना है। हैप्लोग्रुप ए जिसमें M91 SNP है, म्यूटेशन का नाम है ये, जीन में बदलाव। अब देखिए ये जो हैप्लोग्रुप ए है इसमें भी बहुत सारे सब टाइप हैं, A00, A0, A1A, A1B1, बहुत सारे, लेकिन हमें इन सब के बारे में ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान देना है हैप्लोग्रुप ए का सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच जिसका नाम है हैप्लोग्रुप BT। हैप्लोग्रुप BT क्यों नाम है इसका? क्योंकि हैप्लोग्रुप B से लेकर हैप्लोग्रुप T तक B, C, D, E, F जितने भी हैं वो सब इसी स्पेसिफिक हैप्लोग्रुप BT से ही इमर्ज होने वाले हैं। और ये हैप्लोग्रुप BT आज से कितने साल पहले इवॉल्व हुआ था हैप्लोग्रुप A से, और एक एस्टिमेट के मुताबिक ये हुआ था आज से लगभग 1,50,000 साल पहले से लेकर 1,45,000 साल पहले तक। बहुत सारे म्यूटेशन है, M42, M91, M94, M139, बहुत सारे, ये सब जानना जरूरी नहीं है। बस ये जानिए कि हैप्लोग्रुप BT बहुत ही ज्यादा पुराना हैप्लोग्रुप है जो आगे चलकर बहुत सारे हैप्लोग्रुप C, D, E, F बहुत सारे उनमें बटने वाला है। देखिए सीधा सीधा कोई डिसेंडेंट तो नहीं है इस हैप्लोग्रुप BT का इस टाइम, बट जो आगे ये बटने वाले हैं हैप्लोग्रुप B और हैप्लोग्रुप CT वो अस्तित्व में है। चलिए उसके बारे में जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार भी है। आज से लगभग 1,00,000 साल पहले यही जो हैप्लोग्रुप BT है इसके DNA में म्यूटेशन होता है और एक नया हैप्लोग्रुप इससे इमर्ज होता है जो कि बनता है हैप्लोग्रुप B। आज के डेट में गैबोन और कैमरून वो इलाका है जिसमें सबसे ज्यादा हैप्लोग्रुप B वाले पाए जाते हैं और ये वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में नहीं पाया जाता है। ठीक 1,00,000 साल पहले ही इसी हैप्लोग्रुप BT से ही एक और हैप्लोग्रुप अलग होता है और एक नया हैप्लोग्रुप इमर्ज होता है जो कि होता है हैप्लोग्रुप CT। हैप्लोग्रुप CT क्यों? क्योंकि इसी हैप्लोग्रुप से हैप्लोग्रुप C से लेकर हैप्लोग्रुप T तक जितने भी हैप्लोग्रुप हैं वो इवॉल्व होंगे, मतलब C, D, E, F जितने भी हैं T तक सब इसी CT से ही इमर्ज होने वाले थे। वो है आज से लगभग 1,00,000 साल पहले इमर्ज हुए थे। डायरेक्टली CT के कोई भी डिसेंडेंट तो अभी जिंदा नहीं है, बट इसके सब टाइप आज पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं क्योंकि यही जो हैप्लोग्रुप CT से हैप्लोग्रुप CF है वो पहली बार अफ्रीका को छोड़कर दूसरे कॉन्टिनेंट में माइग्रेट होने वाला था। चलिए बिना समय गवाए अब सीधे हैप्लोग्रुप CT के विभाजन पर बात करना शुरू करते हैं। आज से लगभग 75,000 साल पहले ये हैप्लोग्रुप CT दो हैप्लोग्रुप में बट जाता है। एक बनता है हैप्लोग्रुप DE और एक बनता है हैप्लोग्रुप CF। जैसा नाम है DE, इसमें D और हैप्लोग्रुप E दोनों आते हैं और CF में हैप्लोग्रुप C और हैप्लोग्रुप F आते हैं। आज से लगभग 73,000 साल पहले ये हैप्लोग्रुप DE दरअसल फर्दर आगे दो हैप्लोग्रुप D और हैप्लोग्रुप E में विभाजित हो जाता है। मतलब इसमें जेनेटिक म्यूटेशन होता है और वो म्यूटेशन नए हैप्लोग्रुप को जन्म देता है। ये हैप्लोग्रुप E की जनसंख्या तो दुनिया में बहुत कम है और ये मेनली थोड़े बहुत अफ्रीका में ही पाए जाते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। एंशिएंट टाइम में ये अफ्रीका को छोड़कर कहीं नहीं गए थे। हाँ, अब जब दुनिया मॉडर्न हो गई है तो ये हैप्लोग्रुप E बाकी दुनिया में भी माइग्रेशन की वजह से पाए जा रहे हैं। और ये जो हैप्लोग्रुप D है ये भी वर्ल्ड में बहुत ही रेयर है। मेनली ये तिब्बत में थोड़े बहुत पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार में। 60,000 साल पहले ये जो हैप्लोग्रुप D है ये भी D2 और D1 में डिवाइड हो गया था। और 60,000 साल पहले तो ये कोई भी ग्रुप अफ्रीका को छोड़ा भी नहीं था, ये सब अफ्रीका में ही रहते थे बहुत ही एंशिएंट टाइम में। अब आता है ये हैप्लोग्रुप CF जो कि मैंने आपको बताया था हैप्लोग्रुप C और हैप्लोग्रुप F में बट गया था। यही है सबसे इम्पोर्टेंट। आइए चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए आज से लगभग अप्रोक्सीमेटली 70,000 साल पहले यही जो हैप्लोग्रुप CF है ये अफ्रीका को छोड़कर दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना शुरू कर दिया और लगभग यही CF ग्रुप जो कि आज के डेट में किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन में नहीं है, वही ये CF ग्रुप जब साउथ एशिया में आया तो लगभग 62,000 साल पहले यही CF ग्रुप साउथ एशिया में आके इसमें एक जीन म्यूटेशन होता है और ये एक नया हैप्लोग्रुप F में बदल जाता है। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब हैप्लोग्रुप CF अफ्रीका को छोड़कर दूसरे कॉन्टिनेंट में माइग्रेट हो रहा था, ठीक उस समय आइस एज चल रहा था, ग्लेशिएशन का पीरियड, जब
प्लैनेट अर्थ के बहुत सारे हिस्से बर्फ के एक मोटी चादर के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पूरा का पूरा इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया ये बिल्कुल जुड़े हुए थे। इसीलिए रेड सी वगैरह, बेरिंग स्ट्रेट, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया ये सब कुछ जुड़े हुए थे। इसीलिए तो ह्यूमन का माइग्रेशन आसान हो पाया। और लगभग 53,000 साल पहले यही CF ग्रुप जब वेस्ट एशिया में था तो उसमें एक जीन म्यूटेशन हुआ और वो हैप्लोग्रुप C में बदल गया और यहीं से हैप्लोग्रुप C और F का उद्भव होता है। ये हैप्लोग्रुप C आज भी जापान, चीन, कोरिया, नेटिव अमेरिकन और ओशनिया जैसे इलाके में आज भी पाए जाते हैं। इनमें भी कई सारे सब क्लेड्स हैं, जैसे C1 जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में है, जापान में है। C2 है वो ईस्ट एशिया में है, ओशनिया में है, साइबेरिया में थोड़े बहुत पाए जाते हैं। C3 है जैसे वो मंगोलिया, साइबेरिया जैसे इलाके में पाया जाता है। और इंडिया में भी बहुत ही कम, बहुत ही थोड़े से अमाउंट में हैप्लोग्रुप C प्रेजेंट है। अब देखिए ये जो हैप्लोग्रुप F था जिसको मैंने बताया कि वो साउथ एशिया में इमर्ज हुआ था, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चलकर जितने भी हैप्लोग्रुप जन्म लेने वाले हैं F से लेकर T तक वो सभी इसी हैप्लोग्रुप F से ही इवॉल्व होने वाले हैं। डायरेक्ट डिसेंडेंट तो कोई नहीं है इसका, लेकिन इसके सब क्लेड बहुत सारे हैं और वो सब अभी प्लैनेट अर्थ पर हैं। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। देखिए आज के डेट में जितने भी ह्यूमंस हैं जो नॉन अफ्रीकन हैं, जो अफ्रीका से माइग्रेट हुए थे ह्यूमन, उनमें से 90% ह्यूमन, नॉन अफ्रीकन 90% ह्यूमन इसी हैप्लोग्रुप F से ही बिलोंग करते हैं। मतलब इसी हैप्लोग्रुप से जो कि F है उसी से ही आगे सब डिवाइड होते 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 आजकल के जो 90% नॉन अफ्रीकन ह्यूमन हैप्लोग्रुप Y क्रोमोसोम DNA के वो बने हैं। M89 सबसे पॉपुलर जीन मार्कर है SNP इसमें, जो ये बताता है कि इसी जीन म्यूटेशन के कारण से ही CF हैप्लोग्रुप से ये F हैप्लोग्रुप अलग हुआ। अब इसमें बहुत सारे सबक्लेड हैं, जैसे इसके अपने हैं F1, F2, F3। हैप्लोग्रुप F1 भारत और पाकिस्तान में, हैप्लोग्रुप F2 चीन और साउथ ईस्ट एशिया में और हैप्लोग्रुप F3 इंडिया, पाकिस्तान और ईरान के कुछ पार्ट्स में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम, बहुत ही छोटे से अमाउंट में। देखिए आज से लगभग 55 से 60 हजार साल पहले यही जो हैप्लोग्रुप F है इसके सबक्लेड तो डिवाइड हुए थे ही। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबक्लेड हैप्लोग्रुप GHIJK कंबाइंडली इसी हैप्लोग्रुप F से अलग होता है एक खास प्रकार के जेनेटिक म्यूटेशन के कारण से। फिर कुछ साल बाद ही ये हैप्लोग्रुप GHIJK, हैप्लोग्रुप G और HJIK, फिर यही HJIK, हैप्लोग्रुप H और IJK, और फिर यही IJK हैप्लोग्रुप K और हैप्लोग्रुप IJ में बदल जाता है। मतलब इसके बहुत सारे छोटे छोटे सबक्लेड इसमें बदलना शुरू हो जाते हैं और लगभग आज से 50,000 साल पहले यही हैप्लोग्रुप IJ I और J स्पेसिफिक हैप्लोग्रुप में बदल जाता है। अब एक एक करके बात करें तो हैप्लोग्रुप G जो है वो इस समय वेस्ट एशिया में और लगभग साउथ यूरोप का जो इलाका है वहां पाए जाते हैं। ये हैप्लोग्रुप H जो है वो मेनली साउथ एशिया में पाया जाता है, थोड़ा सा सेंट्रल एशिया में, बहुत थोड़ा सा मिडिल ईस्ट में भी, लेकिन साउथ एशिया में जैसे भील हो गए, कोल हो गए और मुंडा जैसे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनमें ये हैप्लोग्रुप H पाया जाता है। ये जो हैप्लोग्रुप I है ये यूरोप में ही इमर्ज हुआ था, वहीं से ओरिजिनेट हुआ है और नॉर्थ और वेस्टर्न यूरोप में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं हैप्लोग्रुप I वाले। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री में और बाल्कन कंट्रीज में भी, यूक्रेन वगैरह में भी इनके सिग्निफिकेंट अमाउंट में लोग पाए जाते हैं हैप्लोग्रुप I वाले। वही हैप्लोग्रुप जो J है वो लेवांट वाला इलाका जो मिडिल ईस्ट का है, जहां पर लेबनान वगैरह है, फर्टाइल क्रेसेंट, वहां पर हैप्लोग्रुप J पाए जाते हैं। सीरिया में, लेबनान में, इजराइल में और जूइश पॉपुलेशन में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है हैप्लोग्रुप J। अब ये जो हैप्लोग्रुप K है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे फर्दर आगे सब क्लेड डिवाइड होने वाले हैं। बहुत ही स्पेशल जीन म्यूटेशन है इसका। ये जो हैप्लोग्रुप K है ये हैप्लोग्रुप 2 सब क्लेड में बढ़ता है। एक बढ़ता है आज से लगभग 48,000 साल पहले हैप्लोग्रुप K1 में, जिसे हैप्लोग्रुप LT के नाम से भी जानते हैं। ये कहीं एशिया में इवॉल्व हुआ और आगे चलकर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण हैप्लोग्रुप L और हैप्लोग्रुप T में जाकर डिवाइड हो जाता है। हैप्लोग्रुप L में M20 म्यूटेशन है और हैप्लोग्रुप T में M184। ये जो हैप्लोग्रुप
ग्रुप एल है, यही वो हैप्लो ग्रुप है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोगों के अंदर था। पैटर्नल वाई क्रोमोसोमल हैप्लो ग्रुप में बात कर रहा हूँ। मतलब ये ज्यादातर साउथ एशिया में पाए जाते हैं, जो कि एंशियंट टाइम में पाए जाते थे। अभी ये द्रविडियन स्पीकिंग पॉपुलेशन में ज्यादा है। सेंट्रल एशिया में बहुत थोड़े से और बहुत थोड़े से साउथ वेस्ट एशिया में है। वही जो हैप्लो ग्रुप टी है, ये हैप्लो ग्रुप टी जो है आज से लगभग 25,000 साल पहले ये इवॉल्व हुआ था और फर्टाइल क्रेसेंट वाला जो रीजन है, लेबनान, सीरिया, पैलेस्टाइन, इजराइल, जॉर्डन और इजिप्ट वाला जो इलाका है, वहां ये पाए जाते हैं हैप्लो ग्रुप टी। भूलिएगा मत, ये सब हैप्लो ग्रुप के ही सब क्लेड हैं, जो कि हैप्लो ग्रुप के सब क्लेड K1 के हैं। अब आता है हैप्लो ग्रुप के का सब क्लेड K2 सब क्लेड। वो आगे चलकर फर्दर कितने हैप्लो ग्रुप में डिवाइड हुआ है, चलिए ये जानते हैं। देखिए, जो हैप्लो ग्रुप K2 है, ये भी आगे फर्दर दो सब क्लेड में टूटता है। पहला है इसका हैप्लो ग्रुप K2A। ये हैप्लो ग्रुप K2A जिसमें M2308 जीन म्यूटेशन है, आगे चल के हैप्लो ग्रुप M में इवॉल्व होता है, जो कि पापुआ न्यू गिनिया और मेलेनेशिया जैसे आइसोलेटेड प्लेसेस में रहते हैं इसके हैप्लो ग्रुप वाले। और वही ये एक दूसरे हैप्लो ग्रुप जिसमें M230 जीन म्यूटेशन होता है हैप्लो ग्रुप S वाले, जो कि एक दूसरा हैप्लो ग्रुप इसी K2A से निकलता है, जो है हैप्लो ग्रुप S, जिसमें M230 जीन म्यूटेशन है। ये पापुआ न्यू गिनिया और इंडिजिनियस ऑस्ट्रेलियंस जो कि डार्क स्किन के थे, उनमें पाया जाता है। अब देखिए, इसी K2 का दूसरा सबक्लेट है K2B। ये जो K2B है, ये टूटता है हैप्लो ग्रुप N में, जो साइबेरिया, नॉर्थ ईस्ट यूरोप और ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। एक टूटता है हैप्लो ग्रुप O, जो कि ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। ये जिनकी मोंगोलॉइड आंखें होती हैं, वो हैप्लो ग्रुप O वाले होते हैं। और तीसरा टूटता है ये हैप्लो ग्रुप P में। अब ये जो हैप्लो ग्रुप P है, ये फर्दर दो भागों में टूटता है। हैप्लो ग्रुप Q, जो सेंट्रल एशिया, अमेरिकाज और साइबेरिया में पाए जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, और हैप्लो ग्रुप R, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैप्लो ग्रुप R, वही जो R ये ब्लड वाले लोग हैं, वही हैं हैप्लो ग्रुप R वाले। ये यूरोप, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं और जनरली ये सेंट्रल एशिया में इवॉल्व हुए हैं। हैप्लो ग्रुप K2C, K2D और K2E भी हैं, बहुत ही रेयर पाए जाते हैं साउथ एशिया में ही, भारत के ही आसपास के इलाके जो बहुत ही आइसोलेटेड ट्राइब है उनमें, और थोड़े से साउथ ईस्ट एशिया में भी, जैसे अंडमान निकोबार जैसे इलाके में। तो ये है एक ओवरव्यू वाई क्रोमोसोमल हैप्लो ग्रुप का, जो कि हैप्लो ग्रुप A जो सबसे पुराना है और हैप्लो ग्रुप R जो कि सबसे नया हैप्लो ग्रुप है। वाई क्रोमोसोम डीएनए की उत्पत्ति और उसका फैलाव तो हमने देख लिया, कैसे कैसे ये फैले हैं दुनिया भर में। चलो अब ये जान लेते हैं कि भारत में इस समय वाई क्रोमोसोमल डीएनए के कौन कौन से हैप्लो ग्रुप रहते हैं। मुझे लगता है ये जानना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। देखिए, भारत में सबसे ज्यादा जो हैप्लो ग्रुप इस समय है पुरुष वंशावली से, यानी पिता पक्ष से, वो है हैप्लो ग्रुप R1A। वही हैप्लो ग्रुप जिसे कहा जाता है आर्य ब्लड के लोग, जिसको लेकर ये भ्रम है कि भारत में कुछ हजार साल पहले आर्यों का आक्रमण हुआ। उन्होंने द्रविड़ों को, तथाकथित द्रविड़, उन्हें खदेड़ कर दक्षिण की तरफ माइग्रेट करा दिया और वो उत्तर भारत में छा गए। बट जेनेटिक स्टडीज तो बताती है कि दक्षिण भारत में भी R1A1 जीन काफी पर्याप्त मात्रा में है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत है, बहुत ही अच्छे खासी मात्रा में है। अब ये R1A1 जीन भारत में लगभग कितने प्रतिशत होगा? अलग अलग कम्युनिटी के अंदर अलग अलग मात्रा में R1A हैप्लो ग्रुप का जीन होगा। किसी में 20%, किसी में 25%, तो किसी में और ज्यादा, अलग अलग कम्युनिटीज के आधार पर। इसी तरीके से भारत में एक बहुत ही अच्छे खासे अमाउंट में वाई डीएनए का हैप्लो ग्रुप है, हैप्लो ग्रुप H, जो कि मोस्टली ज्यादातर द्रविडियन स्पीकिंग पीपल में पाया जाता है। बट ये नहीं है कि वो नॉर्थ इंडियन के गोरे गोरे दिखने वाले लोगों में नहीं है। अधिकतम लोगों में भारत में हैप्लो ग्रुप H की जीन्स प्रेजेंट है, थोड़ा बहुत मात्रा में या ज्यादा मात्रा में। लगभग 15 से 16% लोगों में ये हैप्लो ग्रुप H प्रीडोमिनेंटली है भारत में। इसके बाद एक तीसरा हैप्लो ग्रुप है हैप्लो ग्रुप L, जिसे बताया जा सकता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का हैप्लो ग्रुप था। पूरी तरीके से ये बात सही नहीं है क्योंकि इस पर अभी रिसर्च जारी है, तो कुछ 100% कहना तो सही नहीं होगा। बट इन मोस्ट केसेस लोग कहते हैं कि हैप्लो ग्रुप L इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का था। ये भी भारत में लगभग 13-14% लोगों में तो है ही है प्रीडोमिनेंटली।
प्रीडोमिनेंटली। एक हैप्लो ग्रुप है, हैप्लो ग्रुप J2, जो कि भारत के वारियस पार्ट में पाया जाता है, पर्टिकुलरली साउथ में और थोड़े बहुत नदर्न पॉपुलेशन में, जो कि मुख्यतया मुस्लिम पॉपुलेशन में पाया जाता है, वो भी है भारत में। एक हैप्लो ग्रुप है, हैप्लो ग्रुप O, उसका एक सब क्लेड है हैप्लो ग्रुप O2A। प्रीडोमिनेंटली ये ऑस्ट्रो एशियाटिक स्पीकिंग ट्राइबल ग्रुप में पाया जाता है, जो कि भारत में लगभग ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में रहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह में, उनमें ये जीन ज्यादा प्रीडोमिनेंटली है। और कुछ ट्राइबल हैप्लो ग्रुप C5 के भी हैं, जो कि बहुत पुराने हैं। और है एक हैप्लो ग्रुप R2, जो कि सिग्निफिकेंट अमाउंट में भारत में पाया जाता है। अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग परसेंटेज है इसका। तो ज्यादातर भारत में Y क्रोमोसोम के हैप्लो ग्रुप वो कौन कौन से हैं? R1A1 हैप्लो ग्रुप H, हैप्लो ग्रुप L और हैप्लो ग्रुप J2। यही है सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंटली पाए जाने वाले, जिनमें से R1A1 सबसे ज्यादा है, इंडो आर्यन स्पीकिंग पॉपुलेशन। अब थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, जो मदर से बच्चे में जाती है, उसमें कौन कौन से हैप्लो ग्रुप हैं और कितना पुराना उनका एवोल्यूशन है। देखिए, एक बच्चे में उसके पिता का जीन्स भी आती है, उसकी माता की जीन्स भी आती है, बट माता की जीन्स, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की जीन्स भी बच्चे में आती है, इसीलिए माता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाई चांस अपना डीएनए टेस्ट कराते हो और आपने पिता पक्ष की जीन तो जान ली, लेकिन माता पक्ष से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नहीं जाना, तो वो जानकारी अधूरी ही है। तो चलिए कम से कम एक छोटा सा ओवरव्यू तो ले ही लेते हैं कि कुल कितने हैप्लो ग्रुप हैं और कहां कहां वो इवॉल्व हुए, इस समय कहां रह रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली जो माइटोकॉन्ड्रियल ईव है, वो लगभग आज से 2 लाख साल से लेके 1,50,000 साल पहले ईस्ट अफ्रीका में रहती थी। और यही है वो सबसे पुरानी, हम सभी की कॉमन फीमेल एंसेस्टर। जो पहला हैप्लो ग्रुप साइंटिस्ट ने असाइन किया है माइटोकॉन्ड्रियल ईव से, वो है हैप्लो ग्रुप L। ईस्ट अफ्रीका में रहती थी ये। आज के डेट में खोइसान वो पीपल हैं जिनमें ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का L हैप्लो ग्रुप पाया जाता है। देखिए, जो L हैप्लो ग्रुप है, आगे चलकर ये 2 सब क्लेड में डिवाइड हो जाता है। एक बनता है L1 to 6 क्लेड और एक बनता है L0 क्लेड। ये जो L0 क्लेड है, ये L हैप्लो ग्रुप से ईस्ट अफ्रीका में ही आज से लगभग 1,50,000 साल पहले इवॉल्व हुआ था। इसमें कुछ जेनेटिक म्यूटेशन हुआ। और ये जो L1 to 6 है, वो आज से लगभग 1,70,000 साल पहले ईस्ट अफ्रीका में ही इवॉल्व हुआ। ये जो L1 to 6 है, ये फर्दर आगे L2 to 6 1,50,000 साल पहले, फिर L1 इवॉल्व होता है, L3 to 6 इवॉल्व, L5 आज से 1,20,000 साल पहले, L2 90,000 साल पहले और L3 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही पहला माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैप्लो ग्रुप होगा जो अफ्रीका को छोड़कर बाहर साउथ वेस्ट एशिया में जाने वाला था। अफ्रीका को छोड़ने वाला पहली जो ह्यूमन थी, वो L3 हैप्लो ग्रुप की थी, ईस्ट अफ्रीका में ही इवॉल्व हुई थी और आज से लगभग 70,000 साल पहले ये इवॉल्व हुई थी। जब ये L3 ग्रुप साउथ वेस्ट एशिया में पहुंचती है, तो हैप्लो ग्रुप N इवॉल्व होता है जेनेटिक म्यूटेशन के कारण से, वहां के परिस्थितियों के कारण से। और फिर जब यही साउथ एशिया में आती है, आजकल का जो हमारा भारत है उसमें आती है, तब ये हैप्लो ग्रुप M में इवॉल्व होती है आज से लगभग 60,000 साल पहले। और फर्दर ये जब साउथ एशिया से साउथ ईस्ट एशिया की तरफ बढ़ती है, हैप्लो ग्रुप R में ये इवॉल्व होती है आज से लगभग वही 60,000 साल पहले। हैप्लो ग्रुप U आज से 55,000 साल पहले नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में और भारत में, साउथ एशिया में ये इवॉल्व होता। उस समय में ये वहीं पे रहते थे, फॉसिल्स रिकॉर्ड मिले हैं इसके। देखिए, आज से 60,000 साल पहले आइस एज चल रहा था। दुनिया भर की बहुत सारी भूमि आपस में जुड़ी हुई थी, क्योंकि समुद्र का जो लेवल था वो भी कम था उस समय, आज से 60,000 साल पहले। इसलिए ह्यूमन का जो माइग्रेशन था और बाकी के जीवों का भी जो माइग्रेशन था वो काफी आसान था। आज से 60,000 साल पहले जो M और N हैप्लो ग्रुप है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का, वो धीरे धीरे साउथ ईस्ट एशिया से होते होते ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट करने लगा और पहली बार ये हैप्लो ग्रुप ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। इसी टाइम फ्रेम में लगभग 50,000 साल पहले यही N और M हैप्लो ग्रुप सेंट्रल एशिया से साइबेरिया होते होते ईस्ट एशिया में पहुंच गया। लगभग आज से 44 से 45,000 साल पहले वेस्टर्न एशिया में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के हैप्लो ग्रुप इवॉल्व होना शुरू हो चुके थे। जैसे U तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आज से 60,000 साल पहले नॉर्थ अफ्रीका में इवॉल्व हो चुका था। H इवॉल्व होने लगा, हैप्लो ग्रुप V इवॉल्व हुआ जो कि यूरोप तक पहुंच गया। हैप्लो ग्रुप JT इसी टाइम इवॉल्व हुआ और
सबसे मिस्टीरियस हैप्लोग्रुप एक्स भी इसी टाइम फ्रेम में वेस्ट एशिया और यूरोप का जो इलाका है वहां पर इवॉल्व हुआ। निएंडरथल ह्यूमंस जो कि बहुत ही ब्रेनी ह्यूमन थे, जिनका ब्रेन का साइज लगभग 1800 सीसी तक था, वो भी इसी टाइम फ्रेम में यूरोप में बसे हुए थे, कई हजार साल से बसे हुए थे। और पॉसिबल है कि इसी टाइम फ्रेम में लगभग 45,000 साल के टाइम फ्रेम में ये ह्यूमन से जो होमोसेपियंस हैं उससे मिक्स भी हुए होंगे, क्योंकि हम ह्यूमंस में, मॉडर्न ह्यूमंस में अफ्रीकन पॉपुलेशन को अगर छोड़ दें तो थोड़ा बहुत जीन्स का जो ट्रेसेस है वो निएंडरथल का भी पाया गया है हम ह्यूमंस में। तो पॉसिबल है कि जिस समय ये सब ग्रुप इवॉल्व हो रहे थे वो निएंडरथल के साथ मिक्स हुए होंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि हैप्लोग्रुप एम और एन ईस्ट एशिया तक पहुंच चुका था, यानी चीन वाले इलाके में, तो लगभग आज से 30 से 40,000 साल पहले की बात होगी। यही हैप्लोग्रुप एम और एन आगे चलकर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का ए, बी, एफ, सी, जी, डी, सी और वाई हैप्लोग्रुप इवॉल्व करते हैं। इनमें से कुछ हैप्लोग्रुप एम से भी इवॉल्व हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हैप्लोग्रुप डी भी इसी ईस्ट एशिया की तरफ इवॉल्व हुआ और जापान तक पहुंच गया। आज से लगभग 30,000 साल पहले पृथ्वी पर फिर से ग्लेशिएशन का पीरियड आता है। इस ग्लेशिएशन के पीरियड में क्या होता है, धीरे धीरे आज का जो ईस्ट रशिया का जो इलाका है और जो अलास्का का वेस्टर्न पार्ट है, जो बेरिंग स्ट्रेट से अलग होता है, बर्फ के जम जाने के कारण से ये दोनों जमीन आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे ही जमीन आपस में जुड़ी, दोनों कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो हैप्लोग्रुप ए, बी, सी, डी है वो अब इस ईस्ट रशिया वाले इलाके में आकर रहना शुरू कर देता है। लगभग 25 से 28,000 साल पहले की बात है ये। और ये जो एक्स हैप्लोग्रुप है वो भी लेटर ऑन यहाँ पर आकर बस जाती है, यहाँ पर आकर रहना शुरू कर देती है। और ये बहुत ही कोल्डेस्ट टाइम था जब ह्यूमन ऐसे ठंडे वातावरण में रह रहा था। लगभग 20 से 15,000 साल पहले इनमें से हैप्लोग्रुप ए और डी धीरे धीरे बेरिंग स्ट्रेट को पार करते करते अलास्का में पहुंच जाता है। और लगभग आज से 15,000 से 12,000 साल पहले एक टाइम ऐसा आता है जब हैप्लोग्रुप ए, बी, सी, डी और एक्स नॉर्थ अमेरिका से होते होते साउथ अमेरिका तक पहुंच जाते हैं। ह्यूमन का जो माइग्रेशन है अमेरिकाज में बहुत ही नया नया है। लगभग ज्यादा से ज्यादा 15,000 साल पहले ही ह्यूमन वहां पर पहुंच पाए हैं, होमोसेपियंस। वही जब आइस एज का बर्फ पिघलने लगा था, लगभग 20,000 साल से 22,000 साल पहले वाला, तब जो हैप्लोग्रुप यूरोप में रहते थे, वो जो नॉर्थ यूरोप का बर्फ से ढका हुआ जो इलाका था, वहां पर भी ह्यूमन अब माइग्रेट करने लगते हैं। वो हैप्लोग्रुप थे, हैप्लोग्रुप आई, यू, वी, जे, ये सब। देखिए, प्लैनेट अर्थ के इतिहास में बीच बीच में रह रहकर एक टाइम ऐसा आता है जब पृथ्वी का टेम्परेचर अचानक से बहुत गिर जाता है और फिर कुछ हजार साल बाद फिर से टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है। लगभग 12-13 हजार साल पहले फिर से ऐसा ही एक टाइम आता है जब टेम्परेचर गिरता है। और जब टेम्परेचर गिरता है तो ईस्ट एशिया से हैप्लोग्रुप बी, फिलीपींस, मेडागास्कर, बोर्नियो और ऑस्ट्रेलिया के पास जो छोटे छोटे द्वीप हैं वहां पर ये हैप्लोग्रुप बी माइग्रेट होता है। देखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ये, मुझे पता है। एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ और ये बात जानते हैं कि भारत में इस समय कौन कौन से हैप्लोग्रुप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के रहते हैं। देखिए, आज से लगभग 2 लाख साल से लेकर 1,50,000 साल पहले माइटोकॉन्ड्रियल ईव इस प्लैनेट अर्थ पर थी और उसका हैप्लोग्रुप एल था। यही है सबसे पहला हैप्लोग्रुप। इसमें बहुत सारे सबक्लेड हैं। इसमें से एक सबक्लेड 70,000 साल पहले L3 वो हैप्लोग्रुप था। वो सबक्लेड वो अफ्रीका से बाहर माइग्रेट होता है साउथ वेस्ट एशिया की तरफ, जहां पर कुछ जेनेटिक म्यूटेशन के कारण से हैप्लोग्रुप एन बनता है। फिर जब ये आगे बढ़ता है तो ये हैप्लोग्रुप एम बन जाता है साउथ एशिया यानी भारत में। फिर वही भारत में ही और भारत के आसपास वाले इलाके में हैप्लोग्रुप आर इवॉल्व होता है आज से 60,000 साल पहले। हैप्लोग्रुप यू नॉर्थ अफ्रीका और इंडिया में एक साथ इवॉल्व होता है। फिर जब यही हैप्लोग्रुप एन और एम पूरे वर्ल्ड में फैलते हैं, ईस्ट एशिया में, साइबेरिया में, ऑस्ट्रेलिया में, तब इनमें जेनेटिक म्यूटेशन के कारण से एशिया में, ईस्ट एशिया में ए, बी, सी, डी, वाई, सी, जी ये सब हैप्लोग्रुप इवॉल्व होते हैं। यूरोप में यू, वी, एच, जे, आई ये सब इवॉल्व होते हैं और धीरे धीरे करके पूरे प्लैनेट अर्थ पर फैल जाते हैं। लगभग 12 से 15,000 साल पहले ह्यूमन पहुंच जाते हैं अमेरिकाज में, नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका से होते हुए साउथ अमेरिका में।
अब देखिए भारत में कौन कौन से हैप्लोग्रुप पाए जाते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। देखिए भारत में सबसे ज्यादा हैप्लोग्रुप अगर कोई माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का पाया जाता है तो वह हैप्लोग्रुप एम, क्योंकि ये भारत में ही इवॉल्व हुआ है आज से लगभग 60,000 साल पहले। लगभग 60% हैप्लोग्रुप एम भारतीय जनसंख्या में पाया गया है। भारत में सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया की तरफ इस हैप्लोग्रुप का प्रेवलेंस ज्यादा है। एक है हैप्लोग्रुप आर जो कि बहुत ही एंशिएंट है, वो भी भारत में ही इवॉल्व हुआ है आज से लगभग 60,000 साल पहले, और भारतीय जनसंख्या का लगभग 25% ये हैप्लोग्रुप आर mtDNA का पाया जाता है भारत में। एक तीसरा हैप्लोग्रुप है हैप्लोग्रुप एन, जो कि फिर से बहुत ही एंशिएंट है और ये भारत में लगभग 5% लोगों में पाया जाता है, विशेष तौर पर केवल आदिवासियों समूह में। इसके अलावा हैप्लोग्रुप एच, HV और JT ये भी भारत में पाए जाते हैं, जो कि ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न एशिया और भारत में कम मात्रा में ही लेकिन पाए जाते हैं अच्छे खासे अमाउंट में। तो ये है mtDNA की मैपिंग भारत में। और हम अब लगभग एक छोटा सा ओवरव्यू ले चुके हैं वाई DNA क्रोमोसोमल हैप्लोग्रुप का भी और mtDNA हैप्लोग्रुप का भी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जानते हैं। देखिए जब ह्यूमन अफ्रीका को छोड़कर दूसरे कॉन्टिनेंट में माइग्रेट होने लगा, धीरे धीरे करके वो एशिया के रास्ते यूरोप में जब पहुंचने लगा, तो जैसे ही जब वो यूरोप में पहुंचा तब वो पाता है एक ऐसे होमिनिन के स्पीशीज को जो यूरोप में कई हजारों साल से पहले से ही रह रहा था। बहुत हद तक ये स्पीशीज होमो सेपियंस से सिमिलर था, बस 0.12% डिफरेंस था इस होमिनिन स्पीशीज का होमो सेपियंस से। इस होमिनिन स्पीशीज का नाम था होमो निएंडरथैलेनेसिस, जिसे निएंडरथल मानव भी कहते हैं। माना जाता है कि आज से लगभग 50 से 40,000 साल पहले ये निएंडरथल ह्यूमंस होमो सेपियंस के साथ मिक्स हुए हैं। इसका पता हमें ये चलता है कि जो मॉडर्न ह्यूमन है, जो नॉन अफ्रीकन मॉडर्न ह्यूमन है, उनमें लगभग 1% से लेकर 4% तक होमो निएंडरथैलेनेसिस के जीन्स पाए गए हैं। स्टडीज बताती है कि निएंडरथल मेल होमो सेपियंस के फीमेल से इंटरब्रीड किया होगा और मल्टीपल लोकेशन में किया होगा, तभी आज की डेट में हम नॉन अफ्रीकन ह्यूमन पॉपुलेशन में निएंडरथल जीन्स पाते हैं। ये बात सुनने में आश्चर्यचकित लग रही होगी क्योंकि दोनों स्पीशीज अलग हैं, पर अंतर बहुत ही कम है। इसीलिए दोनों स्पीशीज इंटरब्रीड करके ऑफस्प्रिंग को जन्मा सकते हैं, होमो सेपियंस की औरत से और निएंडरथल के पुरुष से। ये नहीं देखा गया है कि होमो सेपियंस का पुरुष है और निएंडरथल की औरत है और ऑफस्प्रिंग जन्मा गया हो इन दोनों से, क्योंकि निएंडरथल ह्यूमंस के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नहीं पाए गए हैं ह्यूमंस में। हालांकि अभी इस पर रिसर्च जारी है और अभी हाल ही में जर्मनी में एक फॉसिल मिला है जो ये बताता है कि लगभग 1 लाख साल पहले भी ऐसा हो सकता है कि निएंडरथल पुरुष और होमो सेपियंस फीमेल ने आपस में इंटरब्रीड करके ऑफस्प्रिंग को जन्माया हो। देखिए ये जो निएंडरथल की जीन है ये बहुत ही स्पेशल जीन थी। इसके वजह से स्किन पिगमेंटेशन पे बहुत असर पड़ा है यूरोपियंस और कुछ एशियंस के जीन्स में। साथ ही साथ कुछ पॉजिटिव इम्यून म्यूटेशन भी उनमें देखने को मिला है। साथ ही साथ कुछ भयानक डिसीजेस भी देखने को मिली है, जैसे कुछ यूरोपियंस का बाल बहुत ही कम एज में झड़ जाता है, वो इसी निएंडरथल जीन्स के कारण ही है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि होमो सेपियंस केवल और केवल निएंडरथल के साथ ही मिक्स हुआ है। बिल्कुल निएंडरथल की तरह ही एक और होमिनिन की स्पीशीज थी बहुत हजारों साल पहले, डेनिसोवियंस की, उसके साथ भी ह्यूमंस मतलब होमो सेपियंस इंटरब्रीड करके उनकी जीन्स को आज भी कैरी किए हुए हैं। इसका सबसे ज्यादा जो जीन है मात्रा वो है साउथ ईस्ट एशियन में, इंडोनेशिया वगैरह में, इंडिया में भी है, चाइना वगैरह में बहुत ज्यादा है ये जीन्स। साथ ही साथ जब होमो इरेक्टस खत्म होने वाले थे तो होमो इरेक्टस की जो आखिरी बची हुई पॉपुलेशन थी उसके साथ भी मिक्स हुए हैं होमो सेपियंस। हाँ, हालांकि आपको ये बता दें कि आज के डेट में होमिनिन की केवल एक ही ट्राइब है, होमो सेपियंस। न निएंडरथल इस समय जीवित है, न डेनिसोवियंस हैं और न ही होमो इरेक्टस हैं, कोई भी नहीं है।